अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद सिद्दीक खास के लिए और आप देख रहे हैं फ़िज़िक्स विद खास के लिए सिद्दीक। मैं अपने चैनल में आपको वेलकम करता हूं। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेक्टर्स एडिशन। हमने पिछले लेक्चर में भी वेक्टर्स की एडिशन को जो है वो थोड़ा बहुत सीखा था, काफ़ी कुछ सीखा था माशाल्लाह। लेकिन यहाँ पे मैं दोबारा जो है वो वेक्टर्स की एडिशन को क्यों लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी ऐसे भी बच्चे हैं जिनका मैट्रिक का भी कंसेप्ट अभी तक क्लियर नहीं है, इसलिए मैं वेक्टर की एडिशन को थोड़ा सिंपल लेकर आया हूँ। तो वेक्टर्स को सिंपली हम किस तरह जो है वो ऐड करते हैं या फिर उनकी एडिशन को समझने के लिए थोड़ा सिंपल वे में मैं आपको ये चीज़ें पेश करने वाला हूँ कि वेक्टर्स की एडिशन कैसे होती है या फिर वेक्टर और स्केलर की एडिशन का डिफरेंस क्या होता है। तो स्केलर की अगर हम एडिशन को पहले थोड़ा इमेजिन कर लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, मास है, फोर्स है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे टोटल मैंने 4 क्वांटिटीज़ एज ए एग्जांपल लिखी हुई हैं, जिनमें मास और टाइम जो है वो स्केलर में आ जाते हैं, बाकी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनको हम वेक्टर्स के तौर पे ऐड करते हैं या फिर जो है वो इनको वेक्टर्स के तौर पे ही हम लेंगे। लेकिन अगर हम स्केलर की बात कर लें या फिर कोई भी क्वांटिटीज़ की एडिशन की बात कर लें, हम डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी क्वांटिटीज़ जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो आज 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया, मैं 8 बजे निकला, यहाँ पे मैं टाइम को मेंशन कर रहा हूँ। 5 किलोमीटर का सफ़र, यहाँ पे मैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस या फिर लेंथ को मेंशन कर रहा हूँ। जैसे कि मैं कहता हूँ कि मैंने दुकान से 5 किलोग्राम चीनी लेनी है, तो यहाँ पे मैं किस चीज़ को मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं मास की जो मेजरमेंट है उसकी बात कर रहा हूँ। तो इस तरह हमारे पास कई सारी क्वांटिटीज़ हैं जो कि हम डेली लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं। अब इन सारी क्वांटिटीज़ को हम जो है वो एक ही तरह से ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, उनमें हमारे पास जो है वो 2 तरह की फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो है वो मानी जाती हैं। कौन सी? एक होती हैं स्केलर, दूसरी होती हैं वेक्टर। अब स्केलर्स को तो हम जो है वो सिंपली ऐड कर सकते हैं। रही बात वेक्टर की, तो उनके लिए हमें कुछ अलग से रूल फॉलो करने पड़ते हैं, अलग से लॉज फॉलो करने पड़ते हैं, वेक्टर अलजेब्रा के लॉज जो होते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर एग्जांपल पे आते हैं, मिसाल के तौर पे मास की अगर हम बात कर लेते हैं, तो जैसा कि हम सिंपली जो है वो किसी दुकान से कोई बच्चा जो है वो 3 केजी कोई चीज़ जो है वो किलोग्राम में 3 किलोग्राम में ख़रीदता है, दूसरा जो है वो 4 केजी ख़रीदता है, तो इनका टोटल सम अगर हम जो है वो देखें तो कितना बन जाता है? तो बन जाता है 7 केजी। मिसाल के तौर पे आपसे कोई पूछता है कि भाई मैंने पहले 3 किलोग्राम जो है वो चीनी ख़रीदी, उसके बाद जो है वो 4 किलोग्राम ख़रीदी, तो बताओ मैंने टोटल कितनी ख़रीदी? तो टोटल कितनी बन जाती है? सिंपल सा सवाल है कि टोटल बन जाती है 7। लेकिन अगर हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, कोई बच्चा कहता है कि मैंने जो है वो इस दीवार पे या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की, तो दूसरा बोलता है कि मैंने 4 न्यूटन की फोर्स अप्लाई की। अब अगर हमसे कोई सवाल पूछता है कि भाई टोटल कितनी फोर्स अप्लाई हुई, तो हम 7 न्यूटन नहीं कह सकते। अब ये 7 न्यूटन हम क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि यहाँ पे हम जो एडिशन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्वांटिटी जो मिली हुई है वो कम्प्लीटली अभी तक स्पेसिफाइड नहीं है। अब ये कम्प्लीटली स्पेसिफाइड कैसे होगी? अब 3 न्यूटन की फोर्स तो लगी, लेकिन वो किस डायरेक्शन में लगी वो हम नहीं जानते। 4 न्यूटन की फोर्स लगी, किस डायरेक्शन में लगी वी डोंट नो। तो इस तरह हम नहीं ऐड कर सकते कि इन दोनों की एडिशन या इन दोनों का सम कितना होने वाला है। तो उन चीज़ों के लिए हमें जो है वो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब ये क्या है? ये हमारे पास एक कंपास बना हुआ है। अगर हम फोर्स की बात करें तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो है वो लगती है। तो पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है वो हमें यहाँ से मिलता है कि भाई कोई अगर बच्चा कहे कि मैंने 3 न्यूटन की फोर्स जो है वो ईस्ट के डायरेक्शन में अप्लाई की, 4 न्यूटन की फोर्स जो है वो नॉर्थ के डायरेक्शन में अप्लाई की, तो इस तरह टोटल फोर्स का सम जो है वो अब कितना बनता है? अब हम उसको यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर अलजेब्रा। तो ये हमारे पास हेड टू टेल रूल जो है वो इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम सीखते हैं कि अगर कोई हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं तो उनको हम ऐड किस तरह करेंगे। तो वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को ऐड करने के लिए जैसे कि हम वेक्टर को डिफ़ाइन करते हैं कि वेक्टर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। कौन सी 2 चीज़ें होती हैं? एक होता है मैग्नीट्यूड,
दूसरा बन गया डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें हम स्केलर क्वांटिटीज़ की, जैसे कि ये मास है या फिर टाइम है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई कहता है कि मैंने 3 kg 3 किलोग्राम कोई चीज़ लेनी है, तो वहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती कि किस डायरेक्शन में लेनी है। या फिर अगर हम टाइम की बात कर रहे हैं, अगर कोई कहता है कि मैंने 5 मिनट वेट किया, फिर 8 मिनट वेट किया, तो इस तरह जो है वो उसने टोटल कितना वेट किया। वेट, मैं वो वेट की बात नहीं कर रहा जिसको हम वज़न कहते हैं, यहाँ पे मैं वेट की बात कर रहा हूँ, इंतज़ार। तो टोटल कितना वेट हो गया, टोटल वेट हो गया 13 मिनट। तो इनको हमने डायरेक्टली सिंपली जो है वो ऐड कर लिया। लेकिन अगर हम दोबारा डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो अब डिस्प्लेसमेंट को हम ऐड कैसे करेंगे। 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और यहाँ पे 3 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल कितना बन गया। वैसे तो हम अगर स्केलर की तरह ऐड करते तो हमें मिल जाता 7 मीटर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि ये 4 मीटर का फासला किस डायरेक्शन में तय हुआ है और ये 3 मीटर का फासला किस डायरेक्शन में तय हुआ है। दोनों अलग अलग हमारे पास जो है वो हो सकते हैं डायरेक्शन, या दोनों सेम भी हो सकते हैं, या फिर ऐसा कह लें कि दोनों अपोजिट भी हो सकते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि इनका डायरेक्शन क्या है। तो हेड टू टेल रूल को हम कैसे यूज़ करेंगे या फिर कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हेड टू टेल रूल को हम यूज़ करने वाले हैं इन वेक्टर्स की एडिशन के लिए, जो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो आइए देखते हैं कि हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करके इन दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं, इनका जो सम हमारे पास सवाल दिया हुआ है, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो वहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं हेड टू टेल रूल, जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने फोर्स की बात की थी, तो ये हमारे पास क्या था, ये 3 न्यूटन और 4 न्यूटन की फ़ोर्स। लेकिन हमने जो है वो यहाँ पे बात की कि ये हमारे पास जो है वो कम्प्लीटली स्पेसिफाइड नहीं है। तो इनको कम्प्लीटली स्पेसिफाई कैसे करते हैं। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, उनको स्पेसिफाई करने के लिए 2 चीज़ें जो है वो ज़रूरी होती हैं। कौन सी, पहले जो है वो उनका मैग्नीट्यूड जो है वो वेल डिफाइंड हो, उनके बाद दूसरी अगर चीज़ देखें तो वो है उनका डायरेक्शन। तो यहाँ पे किसी डायरेक्शन को मेंशन किया हुआ नहीं है। तो अब अगर यहाँ पे मैं यूँ लिखता हूँ मिसाल के तौर पे, ये 3 न्यूटन की फोर्स जो है वो ये टूवर्ड्स ईस्ट है, ठीक है। ये ईस्ट की तरफ जो है वो 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है। दूसरी जो है वो 4 न्यूटन की फोर्स है टूवर्ड्स द नॉर्थ। अब 2 जो है वो हमारे पास वेक्टर्स अवेलेबल हैं। वेक्टर को मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। 4 न्यूटन की फोर्स का ये वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे है, अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी कि नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है। अब इन दोनों को हम कैसे ऐड करेंगे। अब दोनों को ऐड करने के लिए जैसे हमने बात की थी यहाँ पे हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल यानी कि एक वेक्टर का जो सर है दूसरे वेक्टर की पूंछ के साथ मिलाना है। हेड उनको किसके साथ मिलाना है, टेल के साथ। तो पहले हम यहाँ पे अगर एडिशन कर रहे हैं, ये पहले 3 न्यूटन की फोर्स है, फिर 4 न्यूटन की फोर्स है। तो ये मैंने पहले 3 न्यूटन की फोर्स का जो वेक्टर था वो यहाँ पे ड्रा किया हुआ है। पहले 3 न्यूटन की फोर्स का जो वेक्टर था, उसके बाद 4 न्यूटन की फोर्स का वेक्टर जो है उसको मैंने, अब देखें इस वेक्टर का जो टेल है, इस टेल को मैंने 3 न्यूटन के फोर्स का जो वेक्टर था उसके हेड के साथ मिलाया हुआ है। अभी इसको इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये जो रूल है हमारे पास, ये कौन सा रूल है, हेड टू टेल रूल। तो ये वेक्टर 3 न्यूटन का वेक्टर और ये 4 न्यूटन का वेक्टर। अब 3 न्यूटन के वेक्टर का जो हेड है वो हमने 4 न्यूटन के वेक्टर के टेल के साथ मिलाया हुआ है। तो इस तरह हमारे पास ये जो है वो फिगर बन गई, इस तरह का हमारे पास एक शेप बन गया। अब बात आती है, चलो ये मैंने हेड टू टेल रूल के मुताबिक हमने जो है वो जोड़ तो लिया, लेकिन अब इसका रिज़ल्ट क्या है। तो रिज़ल्ट के लिए हमने क्या करना है, कोई भी वेक्टर्स क्वांटिटीज़ हम ऐड कर रहे हैं तो उनका अब हम फाइनल रिज़ल्ट अगर फाइंड कर रहे हैं तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज़हन में रखना है। कौन सी पॉइंट, इनिशियल और फाइनल। अब ये इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमने ये वेक्टर की ड्राइंग स्टार्ट की, तो ये बन गई इनिशियल पॉइंट। और फाइनल जहाँ पे हमने उनको एंड किया तो ये बन गई एंडिंग पॉइंट, जिसको हम कहते हैं फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और फाइनल, अब इनिशियल और फाइनल के दरमियान में हम जो है वो एक सीधी लाइन निकालेंगे।
तो वो हमारा बन जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो है वो ये वेक्टर ड्रा किए हैं, बिल्कुल एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ ड्रा किए हुए हैं। तो ये हमारे पास 3 न्यूटन। अब 3 न्यूटन जो है वो हम स्केल के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे जो है वो अपनी एक जो है वो कुछ स्केल्स बनाई हुई हैं। अब ये 3 न्यूटन का फोर्स जो है, अब यहाँ से लेकर ये मैंने जो है वो स्केल्स बनाए हुए हैं, अपने हिसाब से नंबर दिए हुए हैं। तो ये बन गया 3 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गया। उसके बाद 4 न्यूटन की अगर बात करें तो ये बन गया 4 न्यूटन का फोर्स। देखें तो दोनों जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। एक का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, दूसरे का नॉर्थ की तरफ है, तो इस तरह जो है वो दोनों बनते हैं आपस में परपेंडिकुलर वेक्टर। अब इनको मैंने यहाँ पे ऐड तो कर लिया है। अब रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो कितना बनेगा वो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करूँगा, इस मैग्नीट्यूड को, इस लेंथ को। जैसे हम कहते हैं कि वेक्टर जो हमने ये ड्रा किया हुआ है, ये लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड को शो करती है, और ये हेड जो बना हुआ है ये किसको शो करता है, ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ दी वेक्टर को। तो यहाँ से अगर मैं मेजर करता हूँ तो ये देखें बिल्कुल एक्यूरेट हमें जो रिजल्ट मिल रही है वो कितनी, 5 मीटर या फिर 5 न्यूटन हम कह लें, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं। तो ये 5 न्यूटन का ग्राफिकली तौर पे हमें रिजल्ट मिल गया। तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये हमारे पास जो रूल है, जिस मेथड के साथ हमने इनको ऐड किया हुआ है, रिजल्ट हमें मिला, तो ये कौन सा रूल है, ये है हेड टू टेल रूल, जिसको हम ग्राफिकल मेथड ही कह लें। अब अगर हम इसको थोड़ा मैथमेटिकल देखें, यहाँ पे ग्राफिकल रिजल्ट जो है वो मिल गया हमें, लेकिन इसको अगर हम थोड़ा मैथमेटिकल देखें तो क्या रिजल्ट आपस में मैच करते हैं कि नहीं। तो मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों रिजल्ट्स आपस में जब मैच करेंगे तो ही हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट हैं। तो उसके लिए हमने जो है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, जब भी हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बनेगी वो कितनी बनेगी, वो बनेगी 90 की। तो इसलिए ये हमारे पास जो ट्रायंगल बन रहा है, ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें मिल रहा है तो ये इनका बन गया बेस, ये बन गया परपेंडिकुलर, और ये बन गया हाइपोटेन्यूस। तो 3 चीज़ें आ गई, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। तो तीनों चीज़ें अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, या फिर 2 चीज़ें अवेलेबल हैं, तीसरी हम फाइंड करना चाहते हैं, तो हम पैथागोरस थ्योरम के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस से अगर हम यहाँ स्क्वायर जो है वो रिमूव करते हैं तो सामने वाला जो टर्म है, इक्वल के उस साइड का जो टर्म है, राइट हैंड साइड का जो टर्म है, उसके ऊपर हम रेडिकल डाल देंगे। तो चलें, ये आ गया रेडिकल। उसके बाद अगर परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर की वैल्यू कितनी थी, 4 न्यूटन। तो यहाँ पे मैंने 4 न्यूटन लिखी हुई है, उसके ऊपर स्क्वायर जो है वो लगाया हुआ है। उसके बाद बेस की वैल्यू है 3 न्यूटन, वो भी मैंने जो है वो पुट कर ली। अब यहाँ पे इनको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में हमारे पास 4 का स्क्वायर जो है वो कितना बनता है, 16, और 3 का कितना बनता है, 9। तो अभी इनके ऊपर इस जो रेडिकल है वो अभी भी बरकरार है। अब इन दोनों को अगर हम रेडिकल के अंदर ऐड कर रहे हैं तो ये बन गया 25। अब 25 का रेडिकल निकालते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट जो बनता है वो कितना बनता है, 5। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मैथमेटिकली तौर पे हमने इनको सॉल्व किया है दोनों वेक्टर्स के सम को, और यहाँ पे ग्राफिकली हमने जो ऐड किया हुआ है, तो दोनों का रिज़ल्ट आपस में मैच कर रहा है। तो ये हमारे पास एक हेड टू टेल रूल है। अभी हमें रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मिल गया, लेकिन अब इनका डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है, या फिर डायरेक्शन को हम फाइंड कैसे करेंगे। तो ये तो हमारे पास डायरेक्शन बन गया कि भाई ये ईस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शन के बीच में है, ठीक है। तो ईस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शन, ईस्ट और नॉर्थ का डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर है। तो ये ग्राफिकली हमारे पास इसका जो है वो डायरेक्शन है वो अवेलेबल है, लेकिन मैथमेटिकली भी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा जो ग्राफिकल मेथड है वो मैथमेटिकल रिजल्ट से मैच नहीं करता, तब तक हम इन चीज़ों को जो है वो 100% श्योरिटी के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसलिए अभी हम जो है वो इनका ग्राफिकली तो हमने डायरेक्शन भी देख लिया, मैग्नीट्यूड भी देख लिया, लेकिन मैथमेटिकली हमने सिर्फ इनका क्या देखा है, मैग्नीट्यूड देखा है।
अभी मैथमेटिकली हमने इनका डायरेक्शन जो है वो भी चेक करना है। तो डायरेक्शन को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें कि अगर हमने ग्राफिकल जो है वो इनकी एंगल चेक करनी है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्टर जो है वो इस पॉइंट पे रख के ये वाली एंगल मेजर कर सकते हैं। ग्राफिकली जो है वो एंगल मेजर की जा सकती है। लेकिन अगर हम मैथमेटिकल तौर पे देखें, मैथमेटिकली देखें तो एंगल कितनी बनती है या फिर उस एंगल को फाइंड करने का जो मेथड है वो क्या है, तो उसके लिए हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, मैथमेटिक में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमारे पास कुछ फंक्शन है। ये बिल्कुल बेसिक फंक्शन है, ठीक है। ट्रायंगल के लिए ख़ास तौर पे हमारे पास जो यूज़ हो रहा है कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल। तो इस टाइप के ट्रायंगल के लिए ये हमारे पास कुछ बेसिक फंक्शन है जिनमें कॉस थीटा बराबर है बेस अपान हाइपोटेन्यूस के, साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस के, और टेन थीटा बराबर है किसके? परपेंडिकुलर अपान बेस के। लेकिन अगर हमें डायरेक्शन फाइंड करना है रिजल्टेंट वेक्टर का, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो, रिजल्टेंट वेक्टर ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब इसका डायरेक्शन फाइंड करना है, तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमें कौन सा फार्मूला चाहिए, हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? तो ये एक क्वेश्चन होता है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हमें ये यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड करना है, अब ये हमारे पास तीन फंक्शन अवेलेबल हैं, अब कौन सा यूज़ करना है? तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखें, अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि आपके पास जो ट्राइंगल गिवन है उनकी कौन कौन सी वैल्यूज़ जो है वो अवेलेबल है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने देखा हमारे पास 3 न्यूटन और 4 न्यूटन, यानी कि बेस और परपेंडिकुलर, सिर्फ ये 2 वैल्यूज़ थे। तो बेस और परपेंडिकुलर अवेलेबल हैं, यानी कि हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ये फंक्शन यूज़ कर सकते हैं tan का। लेकिन बाद में जब हमने देखा तो हमारे पास अब हाइपोटेन्यूस भी अवेलेबल है। अब देखें, अब हमारे पास तीनों अगर साइडें अवेलेबल हैं, अब हम जो भी फार्मूला चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। पहले हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि पहले हमारे पास हाइपोटेन्यूस अवेलेबल नहीं था। लेकिन बाद में जैसे ही हमने ये भी अवेल कर लिया है, इनको फाइंड कर लिया है, तो अब हम जो फार्मूला चाहें डायरेक्शन की मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे tan थीटा का फार्मूला यूज़ किया हुआ है। तो tan थीटा बराबर है परपेंडिकुलर अपान बेस के। अब यहाँ पे अगर हमें एंगल फाइंड करनी है, थीटा फाइंड करनी है, तो क्या करना होगा? तो हमें थीटा जो है वो उसको छोड़ के tan को इस साइड पे ले आना है। अब tan को इस साइड पे जैसे ले आएंगे तो tan यहाँ पे जो है उनके ऊपर पावर जो था वो +1 था, जो कि अब हो जाएगा क्या? -1, जिसको हम कहते हैं tan इनवर्स। अच्छा, उसके बाद परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है वो कितनी थी? 4, और बेस की वैल्यू जो है वो कितनी? 3। तो वो वैल्यूज़ हमने पुट किए हुए हैं। अब इनका रेशो निकाल के, अब इसका रेशो निकालने के बाद अगर हम इसका tan इनवर्स निकालें तो हमें एंगल मिल जाएगी, तो हमें इसका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाएगा। लेकिन किसके साथ डायरेक्शन होगा या फिर वो एंगल किसके साथ बनेगी? वो किसके साथ बनेगी? वो 3 न्यूटन का जो वेक्टर है उसके साथ बनेगी। यानी कि ये हाइपोटेन्यूस है, ये रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम R भी कह सकते हैं। तो इसकी एंगल जो है वो किसके साथ बन रही है? ये किसके साथ एंगल बना रहा है? ये 3 न्यूटन की फोर्स जो है वो उसके साथ एंगल जो है वो अपनी बना रहा है। तो इस तरह हम कहते हैं कि इसका जो हमारे पास डायरेक्शन होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, वो हमारे पास किसी सर्टेन एंगल पे है, जो कि हमें यहाँ पे रिजल्ट मिलेगी जो भी मिले, तो वो एंगल जो है वो किसके साथ है? वो 3 न्यूटन के वेक्टर के साथ है। तो इस तरह हमें इस रिजल्टेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन था वो ग्राफिकली तो यहाँ पे मिला, लेकिन अगर मैथमेटिकली अगर देखें तो ये यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिकल जो रिज़ल्ट है वो भी अवेलेबल है। दोबारा बताता चलूँ आपको कि ये 3 जो ये हमारे पास फंक्शन अवेलेबल हैं, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये डिपेंड करता है आपकी डेटा के ऊपर कि किस तरह की डेटा जो है वो गिवन है। बेस हाइपोटेन्यूस अवेलेबल है तो आप कॉस का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस अवेलेबल है तो आप साइन का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। tan के अंदर आप क्या यूज़ कर सकते हैं? अगर आपके पास परपेंडिकुलर और बेस दोनों अवेलेबल हैं तो फिर आप tan का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ये तीनों अवेलेबल हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूस, तो आप इनमें से कोई भी फंक्शन यूज़ करें, आपका रिज़ल्ट जो है वो सेम आएगा। रिज़ल्ट पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो ये एक कंप्लीट मेथड बन जाता है किसका? हेड टू टेल रूल का, कि वेक्टर्स को हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कैसे करते हैं।
या फिर उनका रिजल्टेंट फाइंड करने का तरीका, जैसे कि हमने मैथमेटिकल भी देखा और यहाँ पे ग्राफिकल भी देखा। तो इस तरह हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप बन जाता है किसी वेक्टर की एडिशन का। तो ये था हमारा सिर्फ वेक्टर एडिशन। अभी ये यहाँ तक ही नहीं है, इनको और भी हम डिस्कस करेंगे। वेक्टर की सब्ट्रैक्शन है ख़ास तौर पे, क्योंकि सब्ट्रैक्शन के अंदर भी हम यही कुछ यूज़ करने वाले हैं, लेकिन थोड़ा उसके अंदर हमें चेंजिंग करनी है डायरेक्शंस की, या फिर हम जो है वो इस तरह कुछ हमारे पास लाज भी अवेलेबल हैं। अब मैं थोड़ा यहाँ पे लाज की अगर बात कर लूँ तो ये हमारे पास एक रिजल्टेंट यहाँ पे बन गया। अब मैं इनका थोड़ा आर्डर अगर चेंज कर लूँ, आर्डर चेंज कैसे होता है कि मैं पहले वेक्टर कौन सा ड्रा करूँ। पहले अगर मैं 4 न्यूटन का वेक्टर ड्रा करता हूँ तो ये बन गया 4 न्यूटन का वेक्टर, और उसके बाद अगर मैं 3 न्यूटन का वेक्टर ड्रा करता हूँ तो ये बन गया सपोज 3 न्यूटन का वेक्टर। अब इनका रिजल्टेंट क्या होगा, ये हमारे पास इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक हमारे पास जो रिजल्टेंट बनता है, ये इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। अब देखें दोनों सिचुएशन के अंदर ये 3 न्यूटन का था वेक्टर, ये कितने का था 4 न्यूटन का, तो रिजल्टेंट कितना बना 5 न्यूटन। अब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन देख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों का मैग्नीट्यूड चेक कर लें, सेम होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई आर्डर चेंज करने से रिजल्ट पे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। यानी कि आप 3 + 4 करें या फिर 4 + 3 करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे वेक्टर की जो एडिशन है, तो एडिशन के अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, जैसे कि ये हमारे पास 3 न्यूटन का था प्लस 4 न्यूटन का, तो उनका रिज़ल्ट जो है वो 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन के बिल्कुल बराबर आया है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारे पास जो है एक प्रॉपर्टी बन गई, जिसको हम मैथमेटिक्स के अंदर क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये भाई हमारे पास है एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसके अंदर हम क्या करें, जिसके अंदर हम a + b करें या फिर b + a करें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह हमारे पास जो स्केलर की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, तो उस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पे वेक्टर की एडिशन भी ओबे कर रही है। तो ये हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप बन गया कि हम किसी 2 वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, ग्राफिकल ऐड कैसे करते हैं, या फिर मैथमेटिकल उनका रिजल्ट जो है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो इस तरह एक पूरा सेटअप बन जाता है इस हेड टू टेल रूल को, और हम क्या कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। लेकिन ये हम सिर्फ कहाँ पे यूज़ करेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज़ जो हैं वो उनकी एडिशन के लिए, बाकी स्केलर्स को तो हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो ये था आज अपना टॉपिक। अगली वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे और भी बहुत कुछ हमें डिस्कस करना है। तो अगर वीडियोस समझ में आते हैं, अगर वीडियोस जो है वो वीडियो लेक्चर्स जो है वो पसंद आते हैं, तो उनको लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और उनके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन जो है वो आ जाना चाहिए। थैंक यू।